21st सेंचुरी का कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है और इस बार युद्ध का मैदान है इंडिया का नेबरहुड, जहां एक के बाद एक सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। जरा सोचिए, क्या ये केवल एक इत्तेफाक है? इनफैक्ट ये कहानी नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में शुरू ही नहीं हुई और ये केवल सरकारों के गिरने तक ही सीमित नहीं है। पहले म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ और केवल 3 महीने बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी, इधर बांग्लादेश से शेख हसीना और श्रीलंका से राजपक्षा को देश छोड़कर भागना पड़ा। मालदीव्स में इंडिया फर्स्ट से इंडिया आउट और नेपाल में एक सोशल मीडिया बैन और पीएम ओली की कुर्सी का छीन जाना। सरकारें गिरती गईं, कहीं बंदूक की नोक पर तो कहीं आंदोलन से। अब अगर केवल 4 सालों में इंडिया के नेबरहुड में 6 देशों में तख्ता पलट हो जाए तो सवाल तो उठेंगे कि ये क्यों हो रहा है। आखिर ये प्रोटेस्ट कितने ऑर्गेनिक हैं और कितने स्पॉन्सर्ड, और इन छोटे छोटे देशों से आखिर किसी को क्या फायदा? कहीं असली टारगेट इंडिया तो नहीं? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे नेबरहुड में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का पावर में आना, उस गवर्नमेंट द्वारा कुछ डिसीजंस लेना जो प्रो चाइना या प्रो अमेरिका हो सकते हैं। फिर इन देशों में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते एक फेसलेस, स्पॉन्टेनियस और वायलेंट प्रोटेस्ट का जन्म होना, जिसके बाद मिलिट्री या पुलिस द्वारा या तो कोई भी एक्शन ना लेना या फिर ऐसे वायलेंट एक्शंस लेना जो प्रोटेस्टर्स को और भड़का दें। देखते ही देखते प्रोटेस्टर्स का पॉलिटिकल लीडर्स के घर में घुस जाना और फिर सरकारों का गिर जाना। आप हैरान हो जाएंगे कि शुरू से अंत तक इन देशों में तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट वही है जिसकी नींव कोल्ड वॉर के दौर में CIA और KGB द्वारा रखी गई थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि CIA के ही डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, जिनके हिसाब से 1946 से 2000 के बीच USA ने 81 देशों के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया और 64 गवर्नमेंट्स को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। CIA के सैकड़ों ऐसे कारनामों में सबसे फेमस केस है ईरान का। अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि ईरान की कहानी इंडिया के नेबरहुड में चल रही उथल पुथल से कितनी सिमिलर है और कितनी डिफरेंट। बात है 1953 की, जब ईरान की जनता ने एक बेहद पॉपुलर नेता मोहम्मद मोसादेक को अपना PM चुना। मोसादेक के पहले ईरान के ऑयल पर ब्रिटिश कंपनी एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी का कंट्रोल था। पावर में आते ही मोसादेक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरानियन ऑयल का फायदा ब्रिटिशर्स को नहीं, ईरान की जनता को। अब इसमें कुछ गलत तो था नहीं, लेकिन यह हरकत ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, इसलिए वो अमेरिका के पास गए और मोसादेक को प्रो सोवियत और कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर बताने लगे। ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर अमेरिका की भी नजर थी ही, इसलिए CIA और ब्रिटेन की MI6 मिलकर मोसादेक को हटाने का प्लान बनाने लगे। अब देखिए, जब भी कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए वो सैंक्शंस लगाता है। इकोनॉमी कमजोर होने से अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा फैलता है, जिसे चैनलाइज कर तख्ता पलट में इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान में भी ऐसा ही हुआ। ईरान पे लगे सैंक्शन से उसके लिए तेल एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया और उसे 95% रेवेन्यू का लॉस हुआ। यानी मोसादेक के PM बनते ही ईरान में एक एक्सटर्नली इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस का जन्म हुआ, पर इसका ब्लेम मोसादेक पर ही डाला गया और इसमें भी अमेरिका का हाथ था। असल में CIA ने थियोडोर रूजवेल्ट के पोते कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजा $1 मिलियन के साथ और कहा कि कुछ भी करो, मोसादेक को सत्ता से बाहर करो। CIA की रेजिम चेंज प्लेबुक तैयार थी। ईरान के नेताओं, धार्मिक गुरुओं और मीडिया हाउसेस पर डॉलर्स की बरसात होने लगी। ऑपोजिशन से लेकर मीडिया सब मोसादेक की इमेज खराब करने लगे और उसे ईरान की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार बताने लगे। अब CIA को जरूरत थी तो सिर्फ एक ट्रिगर की, जो आया अगस्त 1953 में। एक्चुअली ईरान का ऑपोजिशन पूरी तरह से हॉस्टाइल हो गया था, इसलिए मोसादेक का पार्लियामेंट में काम करना मुश्किल था। उधर सड़क पर भी भाड़े के प्रोटेस्टर्स माहौल खराब कर रहे थे। प्रेशर में मोसादेक ने इमरजेंसी इंपोज कर पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। ये था ट्रिगर पॉइंट। मोसादेक को डिक्टेटर, एंटी इस्लाम और कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। फॉरेन फंडेड फेसलेस भीड़ दंगे फैलाने लगी। ब्राइब किए जा चुके मिलिट्री ऑफिसर्स ने मॉब को कंट्रोल करने से मना कर दिया और कुछ मिलिट्री यूनिट्स ने तो भीड़ को ही ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते मोसादेक के घर को घेर लिया गया और उसने मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया। मोसादेक को डिक्टेटर और एंटी डेमोक्रेसी बताकर उसकी सरकार गिराने वालों ने ईरान में उस शाह की सत्ता वापस लाई जो खुद डिक्टेटर था। उसने अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज में ईरान के ऑयल को बांट दिया और ईरान को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन शाह प्रो अमेरिका था, इसलिए उसकी सत्ता बनी रही। चलिए अब देखते हैं कि कैसे यही प्लेबुक हमारे नेबरहुड में भी अपनी छाप छोड़ रही है।
दोस्तों, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एंड रिजल्ट देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि शुरू से अंत तक इन देशों में तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट वही है। अंतर है तो सिर्फ ये कि आज ये खेल चाइना और यूएसए के बीच खेला जा रहा है। इंडिया के नेबरहुड की बात करें तो पहले इमरान खान, फिर राजपक्षा और बाद में शेख हसीना ने उनके रिमूवल में फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कही है। रशिया यूक्रेन वॉर में इमरान खान की न्यूट्रलिटी से अमेरिका नाराज था। एक लीक डॉक्यूमेंट के हिसाब से पाकिस्तानी एम्बेसडर से 2 यूएस ऑफिशियल्स ये कहते पाए गए कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट सक्सेसफुल हुआ तो वॉशिंगटन में पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, और इसके अगले ही दिन इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा ने अपनी किताब द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी में क्लेम किया कि उनके रिमूवल में फॉरेन पावर्स का हाथ था। राजपक्षा हाईली प्रो चाइना थे, जो अमेरिका को पसंद नहीं था। एक श्रीलंकन एमपी ने तो अपनी किताब 9 द हिडन स्टोरी में सीधे सीधे श्रीलंकन प्रोटेस्ट में अमेरिका का हाथ बताया। उधर शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अमेरिकन इंटरफेरेंस की बात कही। कारण था हसीना द्वारा बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिकन एयरबेस को रिजेक्ट कर देना। हैरानी की बात तो ये है कि हसीना के रिमूवल के 6 महीने पहले ही रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमन ने कह दिया था कि अमेरिका बांग्लादेश में अरब स्प्रिंग जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हसीना को हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस खेल में भले ही अमेरिका आगे दिखता है, लेकिन वो ये गेम अकेले नहीं खेल रहा। 2021 में म्यांमार में हुए मिलिट्री कू के पीछे कई एक्सपर्ट्स चाइना के रोल की बात करते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी से चाइना कैसे हमारे नेबरहुड की सरकारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसकी कहानी तो हम सब जानते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि इन देशों में प्रोटेस्टर्स के मुद्दे जेन्युइन नहीं है। अगर नेपाल की ही बात करें तो वो सच में एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, अराउंड 20%। रैम्पेंट करप्शन और नेपोटिज्म इसका बड़ा कारण था। चाइनीज मदद से बन रहा पोखरा एयरपोर्ट बेस्ट उदाहरण है, जहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन नेपाल के नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके बच्चे सोशल मीडिया में अपनी लग्जरियस लाइफ शो ऑफ करते रहे। लोगों को तो भड़कना ही था। ऊपर से गवर्नमेंट ने जेनजीज के सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया, तो गुस्से को तो आग में बदलना ही था। लेकिन इसके बावजूद इतने मैसिव स्केल पर एक फेसलेस भीड़ द्वारा देश की सरकार को ही गिरा देना, वो भी बिना फॉरेन सपोर्ट के, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेपाल की इकोनॉमिक सिचुएशन का कोई न कोई फायदा तो फॉरेन पावर्स ने उठाया। काठमांडू ऑलरेडी फॉरेन स्पाइस का प्लेग्राउंड रहा है, जहां आईएसआई से लेकर सीआईए सब कारनामे करते रहते हैं। नेपाल पीएम केपी ओली चाइना के काफी क्लोज थे, जो यूएसए को पसंद नहीं था। उधर बालेन्द्र शाह, जिन्हें प्रोटेस्टर्स का एक धड़ा नेपाल का पीएम बनाना चाहता था, वो पिछले ही साल यूएस एम्बेसडर के साथ एक स्पेशल मीटिंग करते पाए गए थे। अगर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो फॉरेन रोल की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए, सच तो ये है कि इंडिया के पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीआईए का हाथ है या चाइना का, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब सीक्रेटिव एजेंसीज अपने डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करेंगी। लेकिन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स इंडिकेट करते हैं कि जब भी कोई देश सुपर पावर्स के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से एक्ट नहीं करता और अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज परस्यू करता है, तो ये अमेरिका, सोवियत या चाइना जैसे ग्रेट पावर्स को पसंद नहीं आता, भले ही वो देश उनके खिलाफ हो या ना हो। और इसीलिए उस देश में तख्ता पलट की कोशिश की जाती है। अब इंडिया की बात करें तो अमेरिका कहीं न कहीं चाहता है कि हम खुलकर उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, उसके एलाई बन जाएं और उसके नंबर 1 राइवल चाइना और रशिया को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दें। लेकिन इंडिया ने ऐसा ना तो कोल्ड वॉर के दौर में किया और ना ही आज करेगा। शायद यही कारण है कि इंडिया के नेबरहुड में उथल पुथल मचाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका को इन छोटे छोटे देशों से और क्या ही मिलेगा। सब जानते हैं कि ग्रेट पावर का एम्बिशन रखने वाले किसी भी देश के लिए एक स्टेबल नेबरहुड जरूरी है। इसलिए जब इंडिया को फॉरेन पावर्स अंदर से तोड़ने में नाकाम हो जाती हैं, तो उसे बाहर से कमजोर करने की कोशिशें करती हैं। अचानक इंडिया की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए टैरिफ्स पर टैरिफ्स लगाना, इंडियन आईटी वर्कर्स की वीजा फीस में मैसिव उछाल, ये सब केवल कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के इन पैंतरों को जानें और समझें, ताकि हम इनके फॉल्स नैरेटिव्स और गेम्स का शिकार ना बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।